हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आपकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं। अच्छा, जैसा कि कल मैंने आपको एक नोटिफिकेशन है उससे रूबरू करवाया, तो उसी से मुझे ये नया टॉपिक मेरे ज़हन में आया और सोचा कि क्यों ना आपको इस टॉपिक से अच्छे से रूबरू करवाया जाए। तो टॉपिक हमारा आज का है कि बहुत सारे स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, बहुत सारे कर चुके हैं, बहुत सारे करने वाले हैं। तो उनके मन में हमेशा ये रहता है कि यार बीएड करने के बाद कौन-कौन से ऐसे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म है जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद ने बीएड की है और मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो मुझे जिन जिन चीजों का अनुभव है आप सभी के साथ मैं वो सब साझा करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ जी, तो हम बात करते हैं यहाँ पे बीएड के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ आपकी प्यारी पुल्की मैम और शिक्षिका हूँ राजस्थान सरकार में भी। तो देखिए, आपको एक एक करके सारे पॉइंट में यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, तो जब आप बीएड करते हो, ठीक है, तो बीएड करने के बाद देखो टेट एक एग्जाम होता है, टेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका मतलब ये है हिंदी में, और इंग्लिश में है आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये सिर्फ टेट है और यहाँ पे एक आ जाता है आपका सी टेट। आप बहुत ज्यादा उलझन में रहते हैं जब आप बीएड कर रहे होते हैं या करने की सोच रहे होते हैं कि भाई इनमें सब में अंतर क्या है। तो आपको बता दूं कि होता टेट ही है, बस ये सेंट्रल का होता है, ठीक है, इसलिए इसके आगे सी लगा दिया जाता है। ओके, तो इसको बोलेंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब केंद्रीय पात्रता परीक्षा, ठीक है, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो ये टेट है, जैसे कि मान लो ये राजस्थान का है, ठीक है, तो इसके आगे आर लग जाएगा। और राजस्थान के आर टेट को रीट भी बोलते हैं, ठीक है, आप सब इसको अच्छे से जानते होंगे, या नहीं जानते तो जान लीजिए। मान लो कि पंजाब का है तो उसके आगे पी लग जाता है, ठीक है, हरियाणा का है तो आप सभी जानते हैं कि एच टेट होता है वो। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट का टेट होता है, तो उस स्टेट का जो आगे का अल्फाबेट होता है वो उसके आगे लग जाता है। और ये है सेंट्रल का, इसलिए इसमें सी लग गया। तो आप बीएड करने के बाद, ठीक है, किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम दे सकते हो और आप सी टेट का एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, एक बात बता दूं, इसको देने से डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है। हाँ, किसी किसी स्टेट में ये है, जैसे राजस्थान में आप रीट के एग्जाम को क्वालिफाई करते, मेरिट लिस्ट में आते, तो आप डायरेक्ट टीचर बन जाते। अगर आपने जेबीटी किया तो 1st to 5th, और अगर आपने बीएड किया तो 6 to 8, ठीक है। तो राजस्थान में ये है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। आप एक यहाँ पे इस सीटेट के एग्जाम को पास करने के बाद मैं आपको बता दूं, जैसे कि केबीएस में, और अभी अभी आपके सामने एक वैकेंसी आई है एनवीएस की, केंद्रीय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति, इसके अलावा आती है एपीएस में, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर आयोग है जो वैकेंसी आपकी निकालते हैं टीचर्स की। अब केबीएस की बात करें, एनबीएस की बात करें या एपीएस की बात करें, इसके साथ ही हम बात करें डी ट्रिपल एस बी की, जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है। और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे अगर आपकी जॉब होती है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और आप बहुत कुछ करने वाले हो आगे जाके लाइफ में। तो देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा यहीं से बनता है, चाहे हम केबीएस की बात करें, चाहे हम एनबीएस की बात करें, चाहे हम एपीएस की बात करें, चाहे हम डी ट्रिपल एस बी की बात करें। अगर आपने बीएड किया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे रास्ता खुल जाता है किसका, टीजीटी का, और आपके सामने रास्ता खुल जाता है पीजीटी का। हाँ, टीजीटी में आपको मैं बता दूं कि चाहे आप केबीएस का एग्जाम दें, चाहे एनबीएस का दें, चाहे आप यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी का दें, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, बीएड के साथ साथ सीटेट, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि वो सीटेट करना आपके लिए जरूरी है, बीएड प्लस सीटेट। पीजीटी की अगर बात करती हूँ तो पीजी, ठीक है, जैसे आपने एमए की है और एमए के साथ ही आपको चाहिए यहाँ पे बीएड, ये आपकी क्वालिफिकेशन होती है। तो इसी तरीके से इसमें भी आप टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर भी आप टीजीटी पीजीटी के लिए हो जाते हैं, और यहाँ पर भी दोस्तों आप टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी सिर्फ एक दो जगह ही निकलती है, हर स्टेट में निकलती है, जितने भी स्टेट है आपके उन सभी में निकलती है, सभी राज्यों में आपके वैकेंसी निकलती है बीएड करने के बाद। और इसके अलावा ये, जैसे कि केबीएस है, एनबीएस है, एपीएस है, डी ट्रिपल एस बी में जस्ट कल ही वैकेंसी आई थी, आपने देखे होंगे। पीजीटी पोस्ट पे कल वैकेंसी आ चुकी है, और भी वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पोस्ट पे और कुछ पीजीटी पोस्ट पे भी। तो यहाँ पे अगर आपकी बीएड देखो, डी ट्रिपल एस बी का एक रूल है कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है ना,
तब आपकी सारे डिग्री डिप्लोमा सब कुछ एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ये इसका रूल है। बाकी सब में ये है कि किसी पे वेरिफिकेशन में मांगते हैं, किसी में और टाइम दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट बेनिफिट तो आपका ये है कि बीएड करने के बाद आप सीटेट और स्टेट के जितने भी टेट एग्जाम होते हैं उन सब में बैठने के योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी में बैठने की योग्यता आप रख चुके होते हैं यहाँ पे। अगर मैं तीसरे पॉइंट की यहीं पे बात करूं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीएड करने के बाद आप टीचर ही बनते हो, ठीक है। बीएड करने के बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके मतलब सामने खुल जाते हैं, है तो टीचिंग लाइन के ही, लेकिन और भी अलग है। जैसे मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में करीब साल 1.5 साल पहले एक वैकेंसी आई थी बीईओ की। जो यूपी के स्टूडेंट है वो यहाँ पे इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, वो जानते होंगे। अच्छा, बीईओ का मतलब है यहाँ पे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। क्या है इसका मतलब? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है। और इसमें दोस्तों जो योग्यता मांगी जाती है ना वो बीएड की मांगी जाती है। और बीएड अगर आपने किया तो आप एलिजिबल हो। इसके बाद आप इस एग्जाम को पास करते हो तो आप एक अधिकारी वहां पे बन जाते हो। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बहुत बड़ी पोस्ट है अपने आप में। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक और पोस्ट आती है, मेरे जहन में है वो, ठीक है। उस पोस्ट के बारे में आप और सर्च करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएंगी, काफी डिटेल में वीडियो मिल जाएंगी। उसको बोलते हैं बीएसए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये बीएसए का मतलब क्या है? बेसिक शिक्षा अधिकारी। क्या है? बेसिक शिक्षा अधिकारी है, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ। तो ये भी, इसमें भी जो योग्यता मांगी जाती है वो बीएड की मांगी जाती है। बीएड के साथ ही पीजी, जैसे कि आपने जो एमए किया है वो, और बीए तो आता ही है क्योंकि बीए के बाद ही बीएड पीजी और ये सब होता है, तो बीए तो है ही इसमें, मतलब कि ग्रेजुएशन। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि बीएड के जस्ट बाद आपको टेट एग्जाम पास करने हैं, ठीक है। टेट एग्जाम पास करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, आर्मी, एपीएस का मतलब है आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल में, DSSB में, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, इसमें दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में, ठीक है, इन सभी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए आप योग्य हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही मैंने बताया आपको कि बीईओ में, ठीक है, मैंने बताया बीएसए में। अच्छा, और भी पोस्ट है जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। कई जगह ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकलती है, हिंदी प्राध्यापक, उसका नाम आता है क्या, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। पहले एसएससी के थ्रू आती थी और अभी भी आती है, और अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू भी आती है, ठीक है। उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में पीजी मांगा जाता है, या तो हिंदी या इंग्लिश में, और आपकी बीएड मांगी जाती है, और वो आपकी पोस्ट आती है हिंदी प्राध्यापक की, बड़ी शानदार पोस्ट है, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, राजभाषा अधिकारी की जो पोस्ट आती है ना, राजभाषा अधिकारी की पोस्ट आती है, हर बैंक में आती है, एसबीआई में, पीएनबी में, आईबीपीएस क्लर्क में, नाबार्ड में, हर जगह ये पोस्ट आपको देखने को मिलती है, राज्यसभा में, लोकसभा में। अच्छा, यहाँ पे है ना आपका एमए हिंदी मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? आपका एमए हिंदी में मांगा जाता है, लेकिन साथ ही मैं बता दूं किसी किसी डिपार्टमेंट में एमए हिंदी के साथ साथ बीएड भी मांगा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बीएड करने के फायदे बहुत ज्यादा है, बस आपको जानकारी नहीं है। और आप है ना एक शिक्षक बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ना एक खोजकर्ता की भूमिका में होना चाहिए। बिल्कुल आपको ऐसा होना चाहिए कि आप अपने टॉपिक के बारे में खूब सर्च करिए, रिसर्च करिए, जाने पहचाने। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं जो डिग्री डिप्लोमा कर रहा हूँ उससे मैं कौन कौन से फॉर्म भर सकता हूँ, ठीक है, किस किस एग्जाम को पास कर सकता हूँ, क्या मेरे बीएड करने के बाद भी मैं बहुत अच्छा ऑफिसर बन सकता हूँ, बहुत बड़ी पोस्ट पे जा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप खुद से सवाल जवाब करेंगे तो हजारों चीजें, वो कहते हैं ना कि किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी जगह को बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उससे मिलवाने में लग जाती है, तो वैसे ही है, ठीक है। जैसे मान लो आप है ना पिछले कुछ दिन से रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो आप जो पढ़ते हो ना वही आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, वही महसूस होता है। उसी तरीके से अगर आप सर्च करते हो कि मैं बीएड करने के बाद क्या करूं, कैसे करूं, क्या पढ़ूं, कौन सा फॉर्म भरूं, तो आपको वो चीजें अपने आप ही दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि आपका ध्यान उधर है। तो दोस्तों, बीएड करने के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। आप टीचर की अलग अलग, अच्छा हाँ, साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीएड करने के बाद आप अगर एमएड करते हो, ठीक है, एमएड के बारे में भी आपको जानकारी होगी। देखो, बीएड के बाद एमएड करते हो तो बीएड वाली जो कॉलेज होती है उनमें पढ़ा सकते हो। इसके साथ ही यहाँ से आप डायरेक्ट नेट कर सकते हो, नेट का एग्जाम पास कर सकते हो, और नेट का एग्जाम पास करने के बाद हर स्टेट में वैकेंसी आती है, किसकी?
असिस्टेंट प्रोफेसर की। और देखो जैसे कि दिल्ली की बात करूं, ठीक है, दिल्ली की बात अलग है, वहां पे आपके पीएचडी वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन स्टेट में जो आपकी प्रोफेसर की एग्जाम होती है ना, उसमें नेट वाला स्टूडेंट एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन एग्जाम है जिनको पास करना होता है, और इनके साथ ही इंटरव्यू पैनल बैठता है। उस इंटरव्यू को भी आपको पास करना होता है, अच्छे मार्क्स वहां पे लाने होते हैं। तो नेट देखो, यहाँ से आपके रास्ते खुल जाते प्रोफेसर बनने के। ठीक है, प्रोफेसर एमए करने के बाद, नेट करने के बाद भी खुलते हैं, लेकिन यहाँ से भी खुल जाते हैं। और एमएड करने के बाद बहुत अच्छी कॉलेज में आप एज ए प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, बीएड वाली कॉलेज में, इन सब में। तो बीएड के बहुत सारे और भी बहुत सारे फायदे, लेकिन जो मोटे मोटे फायदे वो मैंने आपको बता दिए। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के सामने लेकर आती रहूंगी। आप अच्छे रहे, पढ़ते रहे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। नेट के एग्जाम जिन स्टूडेंट के स्टार्ट होने वाले, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और डीएसएसबी में जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, वो बिल्कुल मन लगा के अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दे। और मेरे जो हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हताश ना हो, परेशान ना हो, आपकी वैकेंसी आएंगी और खूब सारी आएंगी। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। ओके दोस्तों, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।